हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनिरुद्ध सिंह। तो बेसिकली आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट नंबर 2 यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, और जब बॉइलिंग पॉइंट हम सीख लेंगे तब हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले जब हमें मीनिंग सीखना है वो एक्चुअली सीखना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। फिर सेकंड टास्क में हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन वर्ड। तो जो एलिवेशन वर्ड है वो बेसिकली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है वही हमें सीखना है। देखें, तो सेकंड हो गया हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी शॉर्ट एंड में मैं लिख रहा हूं बीपी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पहले हमें जो फर्स्ट पार्ट सीखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा उसके बाद हम सीखेंगे एलिवेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, देखें बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। मान लेते हैं मेरे पास एक बीकर है, कोई भी लिक्विड मान लेता हूं, सपोज मेरे पास वाटर है। ठीक, ये मेरे पास टेम्परेचर है। अब जो मेन कहानी वो क्या है, यहां पे मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 1 atm। सभी को पता है कि जब हम स्टैंडर्ड प्रेशर रखते हैं हम कितना रखते हैं, 1 atm रखते हैं। ठीक, अब वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्राफ देखते हैं ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ जाए कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। देखें, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, यानी उतनी ज्यादा जो पार्टिकल्स होंगे वो वेपर की फॉर्म में जाएंगे, और जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना वेपर प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर डायरेक्टली होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक, फिलहाल ये जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना है जो डेफिनेशन मैंने बोली है ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का बेसिकली मीनिंग क्या होने वाला है, तो कोई भी अगर आपके पास लिक्विड है, मान लेते हैं सपोज मेरे पास कौन है, वाटर है। ठीक, आप कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो टेम्परेचर होता है, जो वेपर प्रेशर होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच ग्राफ खींचूं, जैसे मैं पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये कहीं ना कहीं जो टॉपिक है सेकंड वाला ये उसी पे बेस्ड है। ठीक है, अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाएं और उसे पहले देख लें ताकि वो ग्राफ इजिली और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखें तो ये मेरे पास ग्राफ हो गया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच। ठीक, और यहां पे मेरे पास लिमिट हो गई 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेयर। मान लेते हैं कोई भी लिक्विड है, यहां से स्टार्ट में करता हूं, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां इस पॉइंट पर ये 1 atm के इक्वल आ गया। मान लेते हैं ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, सपोज करो वाटर है और कुछ नहीं है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां इस पॉइंट पे ये 1 atm के इक्वल आ गया। तो इस टेम्परेचर को मैंने नोट किया, तो ये टेम्परेचर मान लेता हूं T1 है, तो ये टेम्परेचर इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। रिलेट करके आप देख सकते हो, देखें वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सेम कहानी यहां है, इस टेम्परेचर पर इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल आ गया, तो ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, दूसरी बात, अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, जैसे मैंने पढ़ाया था रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो।
ठीक है। अगर मैं यहां से सेकंड लाइन ड्रॉ करूं फॉर अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कैसा होता है, कम, तो लाइन नीचे से शुरू होगी। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका भी टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 ये 1 atm पे यहां इक्वल आ गया। तो ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का। ठीक, तो मैंने इस टेम्परेचर को नोटिस किया, तो जब मैंने इस टेम्परेचर को नोट किया तो क्या बना, T2। तो अगर प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या है, T1, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, T1 है, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, T2 है। तो आप इस दोनों को ध्यान से देखें, सेकेंड वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, फर्स्ट वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। इसका मतलब T2 की वैल्यू ज्यादा है, T1 की वैल्यू कम है। इसका मतलब ये रहा कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब ये रहा कि पहले टेम्परेचर कम था और अब टेम्परेचर कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। दैट इज नोन एज एलिवेशन। एलिवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो आपके पास टॉपिक है उसका बढ़ जाना। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो बढ़ना होगा दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको दिखाई दे रहा है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट कम था और अब बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज डेल्टा टी, और ये बी डेल्टा टी बी। डेल्टा टी का मतलब इन दोनों का डिफरेंस हो गया, और जो बी है वो क्या बताना चाह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। अब हल्का सा सीख लेते हैं कि ये आखिरकार क्या क्या कहानी हुई होगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं रिलेटिव लॉरिंग और वेपर प्रेशर, वहां पे भी आप सीख सकते हो। फिलहाल इस टॉपिक को यहाँ कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में बता दूं ताकि आगे की बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मेरे पास ये एक बीकर है, इसमें सिर्फ वाटर है ओनली, तो वाटर मेरे पास कौन हो गया, प्योर सॉल्वेंट, और कुछ नहीं है। ये पूरा जो बीकर है वो कैसा है, क्लोज है। क्लोज होने के बाद मैंने इसको क्या किया, हीट किया। हीट करने पर क्या निकलेंगी, वेपर्स। ठीक है, तो ये जो वेपर्स यहां से निकली हैं, ये वेपर यहां से तो बाहर जाने से तो रही, तो ये वेपर जब ऊपर जाती है तो वापस नीचे भी आएगी, और जब ये नीचे आएगी तो ये प्रेशर डेवलप करेगी इस लिक्विड के ऊपर, यानी वाटर के ऊपर। दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो मान लेता हूं मैं लेट करता हूं 4 वेपर बाहर आई है। ठीक, अब ये कहानी किसकी है, प्योर सॉल्वेंट की है, ये ध्यान रखना। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो हमारे पास सिर्फ वाटर वाटर है, यानी कोई भी इंटरफेयर के चांसेस नहीं बनते। हमने सिंपल इसको हीट किया, हीट करने से वेपर आ गई, ये वेपर इस लिक्विड पे प्रेशर डालेंगी, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक, अब देखें मैंने फिर से भी कर लिया, क्लोज भी करें, फिर से कौन हो गया, वाटर हो गया। अब मैं इसमें डाल देता हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मान लेते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये रहे। अब आपको पता ही है जब मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा किसमें, वाटर में, तो अब ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। अब यहां से कहानी सुने। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब वो सॉल्यूट जो वेपर की फॉर्म में चेंज नहीं होता। ठीक है, वाटर हमारे पास कैसा होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में तो चेंज होता है, इसका मतलब वाटर कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। ठीक है, अब देखें जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इस वाटर में डालूंगा तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना तो खुद वेपर में जाएगा और ना ही इस वाटर के पार्टिकल्स को इजीली वेपर में जाने देगा। इसका मतलब ये तो ना तो खुद वेपर में जा रहा है और ना ही वाटर के पार्टिकल्स को वेपर की फॉर्म में जाने दे रहा है। इसका मतलब है कि जो वेपर यहां से मिलेंगी वो कम मिलनी चाहिए। तो मान लेते हैं वाटर के पार्टिकल से 2 वेपर बनी, तो ये हो गया वेपर प्रेशर, किसका हो गया, सॉल्यूशन का। तो आप इन दोनों को कंपेयर करें, इसका वेपर प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कैसा है, कम है। क्यों, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा है इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा है, या नंबर ऑफ वेपर कम है इसलिए वेपर प्रेशर कम है। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में ये आ गई होगी। अब यहां से आपको आगे करना क्या है, देखें मैंने इसको हीट किया, मान लेते हैं मैंने इसको 10 जूल हीट किया है। 10 जूल अगर मैंने इसको हीट किया है तो इसका मतलब है सारी की सारी जो हीट गई है वो किसके पास गई है, सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स के पास। कोई इंटरफेयर के लिए कुछ नहीं है, सिंपल इन वाटर के पार्टिकल्स ने 10 जूल हीट को एब्जॉर्ब किया और सीधा वेपर में चेंज हो गए। ठीक,
यहां देखते हैं, जब मैंने इनको 10 जूल हीट दी तो क्या ये 10 जूल हीट सारी की सारी वाटर के पार्टिकल्स को मिली? नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी इसके अंदर प्रेजेंट है, और अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है इसका मतलब कुछ हीट तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लेगा, यानी लेने के बाद वो हो जाएगा मेल्ट, बाकी बची कुछ हीट जो है वो वाटर के पास जाएगी। इसका मतलब ये रहा कि अगर मैं 10 जूल हीट यहाँ पे देता हूं तो सारी की सारी वाटर तो लेता है, बट इस केस में सारे की सारी हीट वाटर को नहीं मिलती। मान लेते हैं 10 जूल जो मैंने हीट दी है उसमें से वाटर ने 5 जूल एब्जॉर्ब कर ली, यानी ये जो वाटर है इसने 5 जूल अगर ये हीट ले ली तो बाकी की 5 जूल किसने ली है? नॉन वोलेटाइल ने ले ली। अब खुद सोचो, दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पे 10 जूल वाटर को मिली है, यहाँ पे 5 जूल वाटर को मिली है। इसका मतलब वाटर कह रहा मैं अभी वेपर के फॉर्म में चेंज नहीं होऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर बनने में 10 जूल की हीट लगी है, तो मुझे भी आपको 10 जूल देना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर वाटर को 5 जूल एनर्जी अभी मिली है, यानी अगर मुझे इस केस में 10 जूल हीट देनी पड़ी है वाटर को, तो इस केस में भी मुझे 10 जूल ही वाटर को देनी पड़ेगी, यानी सिर्फ वाटर को 10 जूल देनी पड़ेगी। जबकि 10 जूल में से 5 जूल तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहा है, 5 जूल बच गई जो वाटर ने ली है। वाटर कह रहा मुझे कम से कम 5 और तो दो, मैं तभी जाके किस में चेंज होऊंगा? वेपर में चेंज होऊंगा। मान लेते हैं मैंने इसको और एनर्जी दी तो कुल मिलाकर आप सोचो टोटल जो मैं एनर्जी दूंगा वो 10 जूल से ज्यादा देनी पड़ेगी या नहीं? सोचने वाली बात है, क्योंकि जो एनर्जी है उसका कुछ पार्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहा है। ठीक, इसका मतलब ये रहा कि पहले वाले केस में हमने जो हीट दी है वो हल्की सी दी है, सेकंड वाले केस में हमने जो हीट दी है वो कैसी दी है? ज्यादा दी है। यानी आप खुद सोचो, फर्स्ट वाले केस में जो मैंने टेम्परेचर यानी जो मैंने हीट दी है वो कैसी दी है? कम दी है, मीन्स जो टेम्परेचर है वो मैंने कम दिया है। सेकंड वाले केस में जो मैंने एनर्जी यानी हीट जो दी है वो कैसी दी है? ज्यादा दी है। इसका मतलब सेकंड वाले केस का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है पहले जो टेम्परेचर था वो कम था, अब जो टेम्परेचर है वो कैसा है? ज्यादा है। अब देखें यहाँ दोनों केस, पहले इसका टेम्परेचर मान लेता हूं कितना है? T1 है। इसका टेम्परेचर कितना मान लेता हूं? T2 है। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी आपने इस केस में दी है, इसका मतलब T2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे? T1 से। आप वो खुद देख सकते हो यहाँ। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये रहा T1, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? T2। इसका मतलब T2 की वैल्यू क्या है? बड़ी है, और T1 की वैल्यू छोटी है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो अब यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें जो मेन बात है, पहले बॉइलिंग पॉइंट कम था, अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ज्यादा किसकी वजह से हुआ है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से हुआ है। ये बात हमें समझ में आती है। ठीक, अब देखें बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं मेरे पास वाटर का, आपको सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का जो बढ़ना है वो कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप उसको अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो। देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक, इसी वाटर में जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसका मतलब ये रहा जितना ज्यादा आप इस वोलेटाइल सॉल्यूट को, जितना ज्यादा आप इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालोगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी जितने ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स इस बीकर के अंदर होंगे उतनी ज्यादा ये हीट को ले लेंगे। इसका मतलब क्या रहा? उतनी ज्यादा एनर्जी आप इस वाटर को दोगे ताकि ये वेपर में चेंज हो जाए। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना है वो नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड है। ये जितने ज्यादा पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर होंगे उतना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। दूसरी बात, यहां आप ध्यान से देखें तो इस वाले केस में वेपर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ वेपर ज्यादा है, बट बॉइलिंग पॉइंट कम है। सेकंड वाले केस में वेपर कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इस पार्ट से भी न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होते हैं, तो आप ध्यान रखना
कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ वेपर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, बट जो आपने टेम्परेचर दिया है वो कम दिया है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम है। सेकंड वाले केस में वेपर प्रेशर यानी नंबर ऑफ वेपर्स कम है, यानी वेपर प्रेशर कम है, बट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, ज्यादा है। इसका मतलब वेपर प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका मतलब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और ये याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट का जो बढ़ना है वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ये आपको सारा कुछ पार्ट समझ में आ गया होगा। आप राइट डाउन करना चाहते हो कुछ तो कर सकते हो। तो आई थिंक आपने ये सब कुछ कर लिया होगा। देखिए, तो मान लेते हैं लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो आपने जो बॉइलिंग पॉइंट माना है प्योर सॉल्वेंट का वो कितना है, T1। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना माना है, T2। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। यानी पहले बॉइलिंग पॉइंट कम था और अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल क्या होता है, डेल्टा T और ये B इज इक्वल टू T2 माइनस T1। आप ध्यान रखोगे T2 कौन है, T2 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो T1 कौन है, T2 कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल में अगर किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है किसमें, वाटर में, तो अगर वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो ध्यान रखना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो T1 है, T1 कौन है, वाटर। तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि हमें वो नोन है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें नोन है तो न्यूमेरिकल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी जब भी न्यूमेरिकल में कोई भी सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि हमें पता होता है, तो इस केस में आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट न्यूमेरिकल के अंदर गिवन नहीं होगा। ये आप ध्यान रखोगे कि आपको अपनी तरफ से T1 की वैल्यू पुट करनी है। बाई चांस अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया जाए तो वो बात अलग है, बट मैक्सिमम केस में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो गिवन नहीं होता, ठीक। इसके अलावा अगर किसी भी सॉल्यूट को किसी अदर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, जैसे लाइक बेंजीन या ईथर, तो उस केस में आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट जरूर देगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। देखें, एक्सपेरिमेंटली जो डेल्टा TB होता है वो डायरेक्टली होता है मोलैलिटी के, यानी स्मॉल m। ये सभी ने पढ़ा होगा मोलैलिटी क्या होती है, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटली डेल्टा TB जो होता है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली होता है किसके, मोलैलिटी के। डायरेक्टली का साइन हट के एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज Kb इनटू मोलैलिटी, ठीक। अब आप यहां से ध्यान रखोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Kb, या Kb है क्या, Kb है मोलल इसलिए आ गया क्योंकि मोलैलिटी यूज हुआ है। अब टॉपिक का नेम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक। और इसका दूसरा नाम यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो Kb जो आपके पास है दैट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यूबिलियोस्कोपिक एक टेक्निक है जिससे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इस पूरे टर्म की बात करूं तो जो Kb है वो ध्यान रखेंगे कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, सॉल्वेंट की। यानी Kb की बात करें तो Kb फॉर वाटर, अगर सपोज करें कोई भी सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो वाटर के लिए जो Kb की वैल्यू है
वो होते हैं 0.52 kg पर मोल, यानी केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब यहां से वो करना क्या है, मैंने बोला है कि Kb इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट अगर मेरे पास वाटर है तो वाटर के लिए जो Kb की वैल्यू है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। ठीक है, अगर वाटर के अलावा कोई अदर सॉल्वेंट है तो उस केस में वो आपको Kb की वैल्यू देगा। हालांकि वाटर के केस में भी Kb की वैल्यू आपको गिवन होती है न्यूमेरिकल में, बट फिर भी वाटर के लिए एटलीस्ट Kb की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मुझे Kb को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, पहले सुने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी की बात करें तो सभी ने पढ़ा होगा एक टर्म दैट इज मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है एक मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक है, ध्यान रखना, मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक मोल सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया है 1 kg सॉल्वेंट में। इसका मतलब क्या है, देखें, अगर मैं यहां मोलैलिटी की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 रखने का मतलब है क्या आ जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb। अब ये m इज इक्वल टू 1 यानी मोलैलिटी की वैल्यू में मैंने 1 रख दी तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो गया, Kb। m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? m इज इक्वल टू 1 का मतलब है मोलर सॉल्यूशन। तो m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, मोलर सॉल्यूशन। और मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हमने किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी, देखें, एक मोल सॉल्यूट को जब हम 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन कांस्टेंट, यानी यूबिलिस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुने, m की वैल्यू जो 1 है यानी जो मोलैलिटी की वैल्यू 1 है वो किससे बता रही है, इससे बता रही है। और हमें पता है m की वैल्यू 1 रख दूंगा तब जाके डेल्टा TB किसके इक्वल आएगा, Kb के। इसका मतलब ये रहा, मैं इसको यहां लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, 1 मोल सॉल्यूट है, डिसॉल्व कर दिया मैंने इसको 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, अब देखें, तो जब m की वैल्यू 1 रखूंगा तो डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb। ठीक, अब m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया मैंने किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा दैट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या यूबिलिस्कोपिक कांस्टेंट। तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो Kb को डिफाइन कैसे किया जाएगा, जब एक मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है 1 kg सॉल्वेंट में, तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है दैट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज Kb। तो आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से आगे का जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ राइट डाउन करना है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। देख, तो फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू m, ये मेरे पास आ गया। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी। सभी ने पढ़ा है मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज मोलैलिटी। तो वही आपको यहाँ पे पुट करना, ज्यादा कोई बात यहाँ पे है नहीं। देखें, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का सिंबल क्या होता है, n, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W मान लो। ठीक, अब n नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है W अपॉन m। W क्या है, गिवन वेट इन ग्राम, m का मतलब क्या है, मोलर मास।
ठीक है, तो n की वैल्यू यहां पुट, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू कैपिटल W। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। फिलहाल स्मॉल w और कैपिटल W। स्मॉल w क्या है, गिवन वेट इन ग्राम, बट ये ध्यान रखना ये जो चल रहा है टर्म, ये किसका है, सॉल्यूट का, और ये वाला टर्म किसका है, सॉल्वेंट का। ठीक है, अब देखें अब यहां से आगे ये सबने पढ़ रखा है, हालांकि 11वीं में भी पढ़ा था कि मोलैलिटी निकालते कैसे हैं। सिंपल वही पुट करना, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। देखें मोलैलिटी की वैल्यू यहां पुट, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी की वैल्यू आ गई W अपॉन M इंटू कैपिटल W। कैपिटल W क्या है, सॉल्वेंट का मास है, वो भी किस चीज में, केजी में, तो ये केजी में है, ध्यान रखना। अगर ये ग्राम में होगा तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। ये आपको तब यूज करना है जब क्या होगा, कैपिटल W ग्राम में होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक तो टर्म ये आ गया, एक टर्म आपके पास ये है, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, एक टर्म हो गया ये। तो कुल मिलाकर 1 2 3 टर्म हो गए जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, चाहे मैं बात करूं नीट की, चाहे मैं बात करूं मेंस की, चाहे मैं बात करूं 12th की। तो सभी के लिए जो न्यूमेरिकल का जो मेन पोर्शन है वो ये होता है। तो इन 3 पार्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। आगे वांट ऑफ फैक्टर आएगा तो वो भी इस टॉपिक पर अप्लाई किया जाता है, बट फिलहाल अभी के लिए जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वो वांट ऑफ फैक्टर वाले नहीं होंगे। जिस दिन वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाऊंगा उस दिन आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो भी आपके लिए अभी तक के लिए फिलहाल बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आओ इसके न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको ये सारा पार्ट समझ में आ जाए। तो कुल मिलाकर अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। ये वाला पार्ट मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप न्यूमेरिकल कर पाओ। तो हमारे पास है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये केस कब है, जब कैपिटल डब्ल्यू केजी में होगा। और दूसरा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जब ये ग्राम में होगा। ठीक, तो हम न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन मान लेते हैं, कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन when 180 gram of glucose dissolve in 1 kg of water. Kb for water is 0.52 kg पर मोल, यानी केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपको निकालना क्या क्या पहले सोचें। कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी बी, एक तो ये आपको निकालना है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी T2, ये आपको निकालना है। व्हेन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी ये हो गया मेरे पास वाटर, इसमें डिसॉल्व किया गया किसे, ग्लूकोज को। ग्लूकोज की अमाउंट कितनी है, 180 ग्राम, तो ये हो गया 180 ग्राम। वाटर की जो अमाउंट है वो कितनी है, 1 kg, तो वाटर की अमाउंट है 1 kg। अब आपको पता ही है कि जो स्मॉल w स्मॉल m है ये कौन है, सॉल्यूट, और कैपिटल W कौन है, सॉल्वेंट है। और आपको दिखाई दे रहा है कि जो सॉल्वेंट है वो किस चीज में, केजी में। केजी में इसका मतलब फर्स्ट वाला केस यूज होगा। ठीक, अब अगर फर्स्ट वाला केस यूज होगा तो देखें डेल्टा टी बी पहले मुझे निकालना है, तो पहले मैं डेल्टा टी बी निकाल लेता हूं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, के बी की वैल्यू कितनी दी गई है वाटर के लिए, 0.52 इंटू
W स्मॉल, अगर सॉल्यूट है तो स्मॉल w और सॉल्वेंट है तो कैपिटल W। ठीक है, स्मॉल w सॉल्यूट के लिए यूज होता है, कैपिटल W यूज होता है सॉल्वेंट के लिए, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जो सॉल्यूट है वो कितनी दी है 180 अपॉन m क्या है मोलर मास किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है C6H12O6, तो C का मास कितना होता है 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस O का 16, तो 16 इंटू 6 16 इंटू 6 96, तो ये जोड़ के क्या आ जाएगा 72 12 और 96 यानी 180, तो ये आ गया 180 इंटू कैपिटल W कितने में 1 kg में, तो ये हो गया 1, तो 180 से 180 तो कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर क्या आ गया डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.52, तो ये आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फर्स्ट पार्ट आपके पास आ गया, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, यानी इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, ये ध्यान रखना, जब मैंने इस ग्लूकोज को इस वाटर के अंदर ऐड किया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हमें पता ही है। फिलहाल देखें डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या है T2 माइनस T1, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू हो गया T2 माइनस T1, तो मुझे निकालना क्या है T2 यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो T2 अगर मुझे निकालना है तो ये यहां जाएगा, यानी डेल्टा TB प्लस T1 इज इक्वल टू T2। डेल्टा TB की वैल्यू क्या है 0.52 प्लस बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, T2 तो कितना आ गया 100.52 डिग्री सेल्सियस, दैट इज T2। तो यह आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से खास बात यह है कि मैंने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में रखा है, मैं केल्विन में भी रख सकता था। तो ध्यान रखना जो डेल्टा TB है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। T2 माइनस T1 होता है ना डेल्टा TB, यानी T2 माइनस T1 का मतलब है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है कहीं भी अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो उस केस में सेल्सियस और केल्विन की वैल्यू जैसी होती है। ठीक है, मैं बात रिपीट कर रहा हूं फिर से, चेंज इन टेम्परेचर में सेल्सियस और केल्विन की वैल्यू जैसी होती है, ध्यान रखना। इसलिए मैं ये आंसर सेल्सियस में भी लिख सकता हूं और केल्विन में भी लिख सकता हूं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है 0.52, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना आ चुका है 100.52 डिग्री सेल्सियस। अब इस एक बात को सोचें, जो वैल्यू निकल के आई है इस समय क्या पता चलने वाला है। देखें पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। जब मैं इस ग्लूकोज को, जिसकी अमाउंट कितनी है 180 ग्राम, जब मैं इसको इस वाटर में डालता हूं तो ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को कितना 0.52 सेल्सियस बढ़ा देता है। ठीक है, यानी जब मैं इस ग्लूकोज को इस वाटर के अंदर डालूंगा तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देगा। यानी ये जो ग्लूकोज है वो कहीं ना कहीं एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, बिकॉज ग्लूकोज के पार्टिकल जितने ज्यादा डालोगे, अभी तो 180 है, अमाउंट ज्यादा बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, अमाउंट और बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल को जस्ट सॉल्व ना करें, आप उससे कंक्लूजन निकालें कि जो भी आपने टॉपिक ये पढ़ा है क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। जब न्यूमेरिकल करोगे डाटा निकल के आ जाएगा तो उसके बाद सोचा जाता है कि अच्छा ये वैल्यू निकल के आई है तो ये मैं बता के आई है। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब मैंने इतना ग्राम ग्लूकोज डाला तो इस ग्लूकोज ने बॉइलिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया, यानी अब की बार ये पानी 100 की जगह इतने पे बॉईल होगा, कितना 100.52 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। और तुम्हें पता ही है जब ग्लूकोज मैंने इसमें डाला तो इसने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो दिया 0.52 डिग्री सेल्सियस, बट ग्लूकोज डालने के बाद अब ये सॉल्यूशन भी तो बन चुका है, इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया 100.52 डिग्री सेल्सियस। 100 से पहले से था, ये 100 पहले से था, बाकी 0.52 इसने और बढ़ा दिया, तो टोटल जो अब सॉल्यूशन बना है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 0.52, यानी 100.52 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, यानी इतना ग्राम जब मैंने ग्लूकोज डाला तो बॉइलिंग पॉइंट 100 प्लस 0.52 डिग्री सेल्सियस जोड़ के क्या आ गया 100.52 डिग्री सेल्सियस आ गया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है, कैसे सोचना है उसके बारे में। हाँ, मैं इसमें डेल्टा टीबी की वैल्यू मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू आने के बाद मैं बता सकता था कि यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, बट क्योंकि फॉर्मूला वाइज मुझे करके बताना था तो मैंने बता दिया। और ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं इससे हमें प्रैक्टिकली क्या पता लगा वो भी हमने आज देख लिया। तो इसलिए जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो एक बार जरूर देख ले कि हमने क्या किया है और कैसे कैसे इसको ऑब्जर्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मेरे पास 2 मोलैलिटी दी है NaCl की, मतलब 2 मोलैलिटी दी है मान लेते हैं ग्लूकोज की, और 3 मोलैलिटी दी है कैन शुगर की। ठीक है, और ये पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होगा इन दोनों में से। ठीक है, तो आपको दिया है 2 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज का और 3 मोलर सॉल्यूशन कैन शुगर का, और पूछा क्या है बॉइलिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होगा। तो देखें, हमने पढ़ा है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, ये अभी हमने पढ़ा है, ये रहा फर्स्ट वाला केस। ठीक, केबी क्या है, केबी एक कांस्टेंट है, यानी वाटर के लिए 0.52 होता है। तो मैं एक्वस सॉल्यूशन अगर मान के चलूं तो इस केस में जो केबी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली हुआ किसके, मोलैलिटी के। तो जिसकी मोलैलिटी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये रहा कि मैं दोनों में देखूं तो ग्लूकोज यहाँ कितना दिया है 2 मोलर, और यहाँ पे कितना दिया है कैन शुगर 3 मोलर। इसका मतलब है यहाँ पे मोलैलिटी ज्यादा है तो कैन शुगर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। और मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वांट ऑफ फैक्टर मैं यहाँ पे लगा नहीं रहा हूँ, हल्का सा बता दूं, ग्लूकोज और जो कैन शुगर हैं ये ना तो टूटते हैं और ना ही जुड़ते हैं, मतलब इसके जो पार्टिकल्स है ना तो डिसोसिएट होते हैं और ना ही वो एसोसिएट होते हैं। अगर ये टूटना शुरू कर दें या जुड़ना शुरू कर दें तो उस केस में फिर ये सारा जो कहानी होगी वो पलट जाएगी, जो कि वांट ऑफ फैक्टर में हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं वो क्वेश्चन यूज कर रहा हूं जो फिलहाल वांट ऑफ फैक्टर पे बेस नहीं है। फिर उस दिन बताऊंगा कि हमें कैसे पहचानना है कि वांट ऑफ फैक्टर लगेगा नहीं लगेगा, या कैसे सॉल्व करें आज के वाले पैटर्न पे बेस या वांट ऑफ फैक्टर वाले पैटर्न पे बेस, तो सब कुछ मैं सिखाऊंगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि 12th लेवल पे नहीं आता, बट बाई चांस अगर आ जाए तो फिर भी याद रखना। देखें, केबी मैंने बताया कि जो केबी है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है। केबी की वैल्यू वाटर के लिए 0.52 होती है। ठीक है, केबी की वैल्यू हर टाइप के जो सॉल्वेंट है उनके लिए अलग अलग होगी। तो केबी निकालने का जो तरीका होता है बेसिकली वो होता है mRTB² अपॉन डेल्टा वेब और ये H इंटू 1000। तो ये होता है केबी निकालने का तरीका। मैंने बोला केबी किसके लिए यूज करते हैं, हम केबी यूज करते हैं फॉर अ सॉल्वेंट। तो आप अब समझ चुके हो कि सारी कहानी सॉल्वेंट की होगी। ठीक है, एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, आर सभी को पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसके बेस पर लिया हमने, क्योंकि एच क्या है, एंथैल्पी यानी जूल के टर्म्स में लेंगे या किलो जूल के टर्म्स में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टीबी का स्क्वायर है, ध्यान रखना, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि केबी सॉल्वेंट के लिए है तो सारी चीजें किसके लिए होंगी, सॉल्वेंट के लिए होंगी। डेल्टा वेब एच यानी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसको मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से सारे टर्म ये आपको कॉमन नोन है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं बात करता हूं केबी फॉर वाटर, तो मैंने अभी आपको बताया केबी की जो वैल्यू है वाटर के लिए वो 0.52 होती है। ठीक है, तो यहीं से निकल के आती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास बीकर है, ये मेरे पास वाटर है।
कितनी हीट दूं इस वाटर को ताकि 1 मोल वेपर बन सके। फिर से सुन लो, कितनी हीट दूं इस वाटर को जिससे 1 मोल वेपर बन सके, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मान लेते हैं अगर मैं यहां पे वाटर ले लूं, कितनी हीट दूं इस वाटर को जिससे 1 ग्राम वेपर बने, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ध्यान रखना, डेल्टा वेप एच का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कितनी हीट दूं जिससे 1 मोल वेपर बन सके, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, और कितनी हीट दूं जिससे 1 ग्राम वेपर बन सके, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी L और ये V। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है। अब जो मेन बात है वो देखिए क्या है। ये जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मोलर मास। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या आ रहा है, देखो यहां तो हीट तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे क्या है 1 ग्राम है। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर मैं बात करता हूं वाटर की, ठीक है, तो वाटर में जितनी हीट लगी है 1 ग्राम वेपर बनने में, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वेप एच की बात कर रहा हूं तो ये किसकी है, 1 मोल की बात हो रही है ना। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, ठीक है 18 हो गया। अब देखें यहाँ, अगर डेल्टा वेप एच 1 मोल वेपर दे रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है 1 ग्राम मिलनी चाहिए। तो अगर 1 ग्राम में जितनी भी हीट लगी है मैं उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 मोल के इक्वल आ जाएगा। यानी 1 ग्राम को प्रोड्यूस करने में अगर इतनी हीट लगी है तो 18 ग्राम में कितनी हीट लगेगी, 1 मोल के इक्वल ही तो बैठेगा, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या है उस एलिमेंट का मोलर मास जो भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू दी गई है तो वो यहां पुट करें, डेल्टा वेप एच आ जाएगा, वो यहां पुट करें तो के भी आ जाएगा। तो अब इस पे बेसिक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, तो हमें पता है के बी वाटर के लिए कितना है 0.52। ठीक, देखें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर ये दिया गया है 2.2 किलो जूल पर ग्राम। ठीक, ये पार्ट आपको दिया गया है। मोलर मास वाटर का आपको पता ही है कितना होता है 18 होता है। फिलहाल मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18। और आपके पास गैस कांस्टेंट है कितना 8.314। टीबी क्या है टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में ले तो 373। अब सारी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। देखें के बी इज इक्वल टू मोलर मास इंटू आर टीबी स्क्वायर अपॉन डेल्टा वेप एच। पर मुझे दिया क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर, यानी एल वी की वैल्यू दी है। तो अगर मुझे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया है तो यहाँ है ना, यहां से निकल पाएगा। तो डेल्टा वेप एच इज इक्वल टू क्या एल वी इंटू मोलर मास, एल वी इंटू मोलर मास इंटू 1000। अब आपको पता है ऊपर वाला एम क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे वाला एम भी तो वही है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो एम से एम कैंसिल हो गया, बचा क्या आर की वैल्यू है 8.314 इंटू टीबी का स्क्वायर, टीबी की वैल्यू 373 का स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.2 किलो जूल में है तो आप इसको जूल में चेंज कर सकते हो, इंटू 10 की पावर 3, ठीक, इंटू 1000। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके पास
Kb, ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद 0.52 kg पर मोल आ जाएगा। इसका मतलब है जब आप ये सब कुछ सॉल्व करोगे जो डाटा है वो क्या निकल के आ जाएगा, 0.52 kg पर मोल। ठीक, यानी केल्विन किलोग्राम पर मोल। मैं एक बार आपको यूनिट बता देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यूनिट कहां से आई है तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक ये आपको सारा पैटर्न समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ 12th लेवल की। तो 1, 2 और ये 3, इन 3 पार्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ये 12th लेवल को जनरली नहीं आता है, बट फिर भी ध्यान रखेंगे, बाई चांस अगर आ जाए तो। डेल्टा वेप एच का मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो लास्ट बस यूनिट ऑफ केबी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, तो हमने क्या पढ़ा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी सबने पढ़ा होगा, यूनिट मोल पर केजी होता है। ठीक, यूनिट मुझे किसकी निकालनी है, केबी की निकालनी है। एम को नीचे ले आओ, तो डेल्टा टी बी अपॉन एम इज इक्वल टू केबी। डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड में लेके चलते हैं यानी केल्विन, अपॉन मोलैलिटी क्या है, मोल पर केजी इज इक्वल टू केबी। तो मोलैलिटी की वैल्यू क्या है, मोल पर केजी मैंने पुट कर दी, इज इक्वल टू केबी आ गया। इसको ऊपर ले आओ, ऊपर लाने के बाद क्या होगा, केल्विन का तो केल्विन हो गया, मोल को ऊपर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, केजी माइनस में, ऊपर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा यूनिट ऑफ केबी। जो केबी होता है वाटर के लिए वो कितना होता है, 0.52 केजी पर मोल, यानी केल्विन किलोग्राम पर मोल। ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं क्लास 12th या नीट या मेंस के लिए, तो कभी कभी व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी ये पूछ लिया जाता है। और ध्यान रखना, केबी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, नॉट अ सॉल्यूट। तो आई थिंक ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर आपको इस टॉपिक पे बेस कोई भी डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक, ओके, थैंक यू।